अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की हम ये अपनी ओरिएंटेशन क्लास का आगाज़ करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ। सबसे पहले हम अरबी का जो सिलेबस है, जो कि किसी भी टेस्ट के लिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कोई मुझे ना ये इतना बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर है। कोई एक मैसेज कर दे कि आप सबको क्लियर आवाज़ आ रही है, सही है। ओके, थैंक यू। तो मैं ये बात कर रहा था कि कोई भी इम्तिहान हो, ये एजुकेटर्स की जो सीट्स आ रही हैं, इसमें आप अरबी के टीचर के तौर पे तैयारी करने जा रहे हैं, पीपीएससी में अरबी के लेक्चर के तौर पे जा रहे हैं, एफपीएससी में जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें कवर करनी होती हैं और हम वो आपको कैसे कवर करवाएँगे। तो बाकी जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनके साथ सारे नोट्स, बुक्स वो तो हम उनके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज हम जनरल ये गुफ्तगू करेंगे कि हमें सिलेबस कौन-सा कवर करना होता है और उसको किस तरीके से कवर करना होता है और वो कौन-सी बुक्स होती हैं और उनमें से क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। अच्छा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप 16 स्केल 15 स्केल से लेके ये मतलब है कि 15 स्केल का जो अरेबिक का टीचर होता है उससे लेके आगे 16 स्केल में 17 स्केल का लेक्चरर, चाहे वो पीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है या एफपीएससी करता है, तो आपको जो एमए अरबी का सिलेबस है ना, एमए अरबी का सिलेबस वो कवर करना पड़ता है। ठीक है? एमए अरबी का जो सिलेबस है वो आपको सारा कवर करना पड़ता है। लेकिन मसला ये होता है कि एमए अरबी का सिलेबस अभी मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि एमए अरबी का सिलेबस तो बहुत लंबा-चौड़ा होता है। आपको पता है कि अगर हम वो पढ़ना शुरू करें, एग्ज़ाम दें, तो ये तो 2 साल का कोर्स वर्क होता है जिसको हम कवर करते हैं। तो उसके बाद भी हम जब एग्ज़ाम देना होता है हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-सी हैं, तो हम उनको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स कौन से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर कौन से इम्पोर्टेंट है, हम तो जस्ट उनको कवर करते हैं। लेकिन जब हमने पीपीएससी, एफपीएससी के लिए जाना होता है, तो इतना सारा हम कैसे कवर कर सकते हैं? तो ये भी कोई पता नहीं होता कि वो कौन-सा टॉपिक उठाएगा, कहाँ से ज़्यादा मार्जिन लेगा, मतलब है कि किस हिस्से से वो ज़्यादा पेपर की परसेंटेज निकालेगा। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एमए अरबी पार्ट 1 का सिलेबस होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है तत्बीकुल कवाइदिल अरबिया, ठीक है? कि जस्ट जो अरबी हम ग्रामर पढ़ते हैं, उसको ग्रामेटिकली आपने ये नहीं कि ये इसमें फेल है, हर्फ है, बल्कि ये होती है एप्लीकेशन। इसको हम कहते हैं एप्लाइड ग्रामर। एप्लाइड ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं और अरबी में हम इसको कहते हैं तत्बीकुल कवाइद अल अरबिया, कि जो अरबिक लैंग्वेज की ग्रामर है, जो सर्फो-नाव जिसको हम बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन कि वो अप्लाई कैसे होनी है। आपको कॉन्सेप्चुअल ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, तो उसको हमने इबारत में अप्लाई कैसे करना है, इन उसूलों को। कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ये इस्म की अलामात हैं, ये फ़ेल की हैं, ये हर्फ की हैं, लेकिन जस्ट ये आपकी जो स्टडी होगी, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी, ये नहीं रिक्वायर्ड है, बल्कि
आपसे पीपीएससी और एफपीएससी में क्या रिक्वायर्ड है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपने जो उसूल जो कायदा पढ़ लिया है क्या आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। बाकी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ साथ साथ कि फिर आगे हम सिलेबस के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि हम मार कहाँ से खाते हैं। हमने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, हम कहते हैं कि मैंने हर चीज कवर की है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट क्यों नहीं क्लियर कर पाते। तो इन चीजों को साथ साथ भी होती जाएंगी, लेकिन एंड पे हम ये तफसीली भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंशा वल मुहादसा है, ये तो जनरल चीज होती है। ये भी एम ए अरबी के पार्ट 1 के सिलेबस में, इसमें तो मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव चीजें होती हैं, डिस्कशन फोरम बनता है, और इंशा थोड़ी बहुत मतलब है कि जनरल है। डॉक्टर खालिद दाद साहब की भी इस पे किताब है। उसके बाद अन्नसरुल हदीस है, जब हम अरबिक लिटरेचर की बात करते हैं तो ये प्रोज आप कह लें कि जो मॉडर्न नसर है उसकी बात हो रही है, कि जो अरबिक लिटरेचर है, आपको पता है जो अरबी अदब है इसकी तारीख कोई 1500 साल पुरानी है, ये 15 सदियों पर मुहित लिटरेचर है। तो लेकिन जो मॉडर्न लिटरेचर है इसका और जो पिछले जमानों का लिटरेचर है इसका जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हम इस इन चीजों का इहाता कर लेते हैं कि ये मॉडर्न लिटरेचर है, ये मॉडर्न पोइट है, जदीद शायर है, जदीद नसर निगार है, उसकी ये किताबें हैं, उसने ये थीम बयान की, ये मफहूम बयान किए, जैसे ये चौथे नंबर पे आ रहे अन्नस्रुल कदीम। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि नस्रुल हदीस और अन्नस्रुल कदीम, इनका कंपैरिजन करना होता है, अपनी कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, कि कंपैरेटिव दोनों का मुवाजना करना है, दोनों का तकाबुल करना है, दोनों का मुकारना करना है। ठीक है ना, मतलब ये है मेरा पॉइंट एक ही है शुरू से, जिसको हमने डिस्कस करना शुरू किया, कि आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। हमें जो रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, ना कि एक मतलब है कि थॉरोली वीडियो होती है, मतलब कि स्टडी होती है ना, कि हम एक फ्लो के साथ पढ़ते जाते हैं कि ये बुक शुरू की। हम मतलब है कि अगर अरबी लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास अगर किसी नॉवल निगार के कुछ नॉवल आए अरबी के, मॉडर्न लिखे गए, या शायरी आई, तो हम उसको पढ़ते जाएंगे, ये इसका ये तर्जुमा बनता है, इसका ये मफहूम बनता है। तो ये एक रफ स्टडी होती है जो हम अपनी समझ के लिए, अपने ज़ौक़े तबा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमसे ये रिक्वायर्ड नहीं होती। कंपटीशन में हमसे जिस चीज़ का मुतालबा किया जाता है वो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस होता है, कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, आपने ये इबारत पढ़ी है, तो इसका क्या मतलब है, वो आपने क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। ठीक है, कि इसमें जो आपको जय्यद पहलू लगे हैं और किस चीज़ की आपने कमी महसूस की है, वो आपने अपना क्रिटिकल एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसके बाद अल अदबुद्दीनी है, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल है, कुरान करीम का भी और हदीस नबवी का भी, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 के सिलेबस में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग जिनका बैकग्राउंड मदारिस से होता है, जिन्होंने मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ की बजाय जामियात में पढ़ा होता है, वैसे तो जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ मुरव्वज है कि जिन्होंने मतलब है कि दीनी मदारिस से किया होता है ना, उनके पास इक्विवेलेंस तो होती है कि उनकी जो आलमिया की डिग्री है वो इक्विवेलेंट है एमए अरबी के भी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब आ रही हैं उलूमुल लिसान। उलूमुल लिसान, ये जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से बीएस अरबी किया होता है या मास्टर्स किया होता है, इनका सिर्फ उनको पता होता है, क्योंकि उलूमुल लिसान क्या है, ये लैंग्वेज की स्टडी है, कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी जुबान की या जनरल जुबान की साइंटिफिकली स्टडी को, उसकी साइंसी जो तहकीक है, साइंटिफिकली स्टडी है, उसको हम बोलते हैं कि ये लिंग्विस्टिक्स है। ये अरबी में वो है इल्मुल लिसान या उलूमुल लिसान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम इस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और तफसीली कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराएंगे, ताकि क्योंकि इस दफ़ा मेरे इल्म में आया है कि एक फैसलाबाद के प्रोफेसर हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उन्होंने पेपर बनाया था अभी जो पीपीएससी का हमने क्लियर किया है, तो उसमें
उन्होंने इसका बहुत सारा हिस्सा डाला था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद अश्शेरुल अरबी है, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ तारीखुल अदबिल अरबी है कि ये 1500 साल तारीख है। अश्शेरुल अरबी, शेर की जो मुख्तलिफ खसाइस हैं ज़माना जahलियत से लेके हमारे जो ज़माना जदीद है, शेर की जो उसका थीम है, उसके खसाइस हैं, उसका जो मकसद है, उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो बदलती रहती है। तो हम इंशाल्लाह ये चीदा जितना हमें चाहिए वो हम कवर भी करेंगे और उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे कि 2 अदवार हैं, 2 शायर हैं, उनका मुवाज़ना कैसे होता है, जो हमसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है कंपटीशन में, इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये मनहजुल बहस व तहकीक है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आ जाते होते हैं कि बहस से क्या मुराद है, तहकीक से क्या मुराद है और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, दोनों का आपस में फ़र्क क्या है, फ़र्क कहाँ से आता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये मतलब है कि मेथड ऑफ रिसर्च होता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि तहकीक व तदवीन का तरीक़ाकार, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इल्मुल लुगा, ये भी मिलती-जुलती है उससे लिंग्विस्टिक्स से, कि ये भी लैंग्वेज की स्टडी होती है कि लुगत कैसे बनती है, लुगत हम कहते किसको हैं, लुगत के अरकान क्या हैं, ठीक है? लुगत किन-किन स्टेजेस से गुज़री है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम जस्ट अरबी ग्रामर पे, सर्फ़ नाहव, बलागत इन चीज़ों पे फंसे रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने नोट किया, पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा इन मॉडर्न चीज़ों पे, इल्मुल मआजिम पे, डिक्शनरी का जो इल्म होता है कि मआजिम कितनी तरह की होती हैं, किस तरह की होती हैं, किसका क्या मेथड होता है, उनके बारे में, इल्मुल लुगा के बारे में, ठीक है ना? इल्मुल अस्वात के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तकरीबन 25 टू 30 25 से 30% हिस्सा इन चीज़ों पे मुश्तमिल था। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद अस्सकाफ़ा अल अरबिया है, ये तो एक जनरल चीज़ है। तारीख़ुल इस्लाम है, ये भी इंशाल्लाह। अल अदबुल अरबी फ़िल अंदलुस, तो अंदलुस में जो अरबी की शायरी हुई है, ये एक अपनी नई तर्ज की शायरी है। इसका जो आप कह लें कि इसकी मिसाल वो अरबों की तारीख़ में नहीं मिलती कि जो अरब ममालिक थे, अरब इलाक़े थे, ये उससे बिल्कुल हट के शायरी है, ठीक है? मतलब है कि इसमें एक मैं थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ कि इसमें मतलब क्या था कि अंदलुस में नज़ारे थे, चश्मे थे, खुली फ़िज़ा थी, हवा थी, तो ये शायरी हुई है उस आज़ाद ख़्याल में, यानी कि इसको हम कहते हैं नेचुरल पोएट्री या नेचुरल ब्यूटी के ऊपर पोएट्री है। तो ये एक अपनी नई तर्ज की शायरी थी, अरब इसके आदी नहीं थे, अरबों की शायरी में ये चीज़ें कम मिलती हैं, तो हम इसके बारे में तफ़सीली बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अल अदबुल मुक़ारिन है, ये मैंने पहले बात कर ली कि अगर हमारे पास अरबिक लिटरेचर है, उसके साथ हमारे पास उर्दू लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो हमने मुक़ारना करना होता है, तक़ाबुल करना होता है, इसमें भी फ़र्क होता है। मुक़ारना और चीज़ है, मुक़ाबला या तक़ाबुल और चीज़ है। तो ये होती है कंपैरेटिव स्टडी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एक बोलते हैं ना मज़ाहिब आलम का तक़ाबुली मुतालआ, यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हम लेते हैं, उनका हम तक़ाबुल करते हैं कि किसके क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं, इस्लाम के साथ उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम ये सारी चीज़ें जहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इसी तरह ये अल अदबुल मुक़ारिन है, जिसमें हम मुख्तलिफ अदबों का तक़ाबुल करते हैं और मुक़ारना करते हैं, ठीक है? अल-लुग़ा अल-अरबिया वल हासूब, ये एक नई चीज़ है, इस पे में हम बात करेंगे। अल अदबुल अरबी फ़ी शिबिल क़ारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू ज़्यादातर जो कंडक्ट करते हैं वो एफपीएससी में भी और पीपीएससी में भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिब हैं, बल्कि एचओडी हैं आजकल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अरबिक के, डॉक्टर, उनका नाम है ज़ैद हमदानी साहब, ज़ैद अशरफ हमदानी है। अ अभी मुझे सॉरी सही, तो उनका जो स्पेशलाइज़ेशन है, उनका तख़स्सुस है इसमें, अल अदबुल अरबी फ़ी शिबिल क़ारा, उन्होंने इस पे एक किताब भी लिखी हुई है, मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दूँगा। अल अदबुल अरबी फ़ी शिबिल क़ारा ब्लूप्रिंट में है, तो मतलब है उसका जो
सामने शो वाला पेज है ना, वो ब्लू कलर में है, आज़ाद बुक डिपो ने उसको छापा हुआ है। तो अल अदबुल अरबी फी शिबिल क़ारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू पे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर में भी आते हैं, क्योंकि हमारे बड़े स्कीर में अरबी के शुअरा पाकिस्तान में बहुत से हुए, हम उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, किताबतुल बहसिल इल्मी, ये आगे थीसिस की बात होती है, थीसिस के बारे में ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद है जी, ये हो गया एमए अरबी का सिलेबस, ठीक है? इसका तो हम इहाता करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा हमें वो कौन-सी कुतुब है जो आप तैयारी कर रहे हैं इसकी पीपीएससी की या एफपीएससी की, जो आपके लिए मुफीद हो सकती हैं? तो डॉक्टर खालिकदाद साहिब मलिक, इनकी एक किताब है अल इख्तियार मिनल मुतअद्दिद वल अस्इला तिल मौदूइया, ये इनकी एक बुक है। ये वैसे ये भी आपको ले लेनी चाहिए, ये भी आज़ाद बुक डिपो से छपी हुई है लाहौर, और उसके साथ इख्तिबारातुल लुग़ा अल अरबिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको अपने कोर्स बुक के तौर पे भी पढ़ेंगे। इसको आप इसमें से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये एमसीक्यूज़ टाइप बुक है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर का, एफपीएससी में भी, पीपीएससी में भी, और मतलब है कि स्कूल टीचर का पेपर हो, पीपीएससी का लेक्चर का पेपर हो, एफपीएससी का 60 से 70% इसमें से उठाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूँगा कि हमारे जो लोग तैयारी करवाते हैं, करते हैं, वो जस्ट इस बुक को ले लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि जब आपको एक टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि इसकी अलामात क्या होती हैं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, या अगर पढ़ा भी है तो आपको क्लियर नहीं है, भूला हुआ है, तो आप उसके एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर दें। तो ये एक मतलब है कि आगे हम इसके बारे में बात करने लगे, तो ये बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम इसमें से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ये बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, पीडीएफ में तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाली, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास बुक हो, उस पे बंदा नोट करता है, किसी का माना लिखता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? उसके बाद अरबी अदब, ये हाफिज करीम दाद साहब की एक बुक है, ये मेरे ख्याल से इल्मी बुक डिपो वालों ने छापी हुई है, ये भी आप ले सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीए का सिलेबस है अरबी का, वहाँ पे अल अदबुल अरबी, ये बीए की इख्तियारी बुक है, ये भी आप ले सकते हैं। ये आपके मतलब है कि 4 किताबें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये वो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये मौसूआ फ़ी उलूमिल लुग़ा अल अरबिया व आदाबिहा व फ़ुनूनिहा व सक़ाफ़तिहा तदुम्मु अक्सर मिन 7,000 मालूमा असीला, कि इसमें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। फ़ी शक्लिल अस्इला वल अजविबा, कि कुछ इन्होंने इस पे शॉर्ट आंसर्स की सूरत में है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वल क्विज़ात व अस्इला मुतअद्ददतिल इख्तियार, और ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज़ है जिनके 3-3 4-4 ऑप्शंस हैं। तो ये आप इस बुक को देख सकते हैं, इख्तिबारातुल लुग़ातिल अरबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पूरी तो नहीं पढ़ना, लेकिन इसका हम बहुत सारा हिस्सा कवर करेंगे, जितना मतलब है कि इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक पीडीएफ में तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये दक्तूर खालिकदाद मलिक, जो रईस किस्म लुग़ा अल अरबिया जामिया पंजाब लाहौर, अब तो इनका विसाल हो गए, एचओडी थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अरबी डिपार्टमेंट के। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आज़ाद बुक डिपो उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेगी आपको। तो ये इसकी फहरिस्त है। सबसे पहले इन्होंने इसमें इल्मुल अस्वात को डिस्कस किया है। हम इसके बारे में तफसीली पहले हम क्लैरिटी करेंगे कि इल्मुल अस्वात क्या है, सौत क्या है, इल्मुल अस्वात ये किस बला का नाम है। फिर इसके बारे में हम इनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इल्मुस सर्फ व नहव के बारे में तफसीली इन्होंने बहुत अच्छा मवाद दिया, इल्मुल बलागा, इल्मुल अरूद। ये इल्मुल अरूद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको इग्नोर करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में तफसीली पढ़ेंगे। इल्मुल क़वाफ़ी है, काफ़िया का इल्म है, इल्मुल लुग़ा अल हदीस, ये मैंने आपके साथ पहले बताया आपको, ये लिंग्विस्टिक्स है। अन्नक़दुल अदबी, कि ये मैं बता रहा था कि क्रिटिकल एनालिसिस, कि आपके पास शेर आता है, आपके पास कोई नसर की सूरत में पैराग्राफ आता है, तो उस पे आपने क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। तो हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे, तफसीली आपको बताएंगे कि नक़द
जो क्रिटिसिज्म है वो किस चीज का नाम है, क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, किसी अदब को का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मुख्तलिफ तुरुक होते हैं, उनको हम क्रिटिकल लेंसेज बोलते हैं कि मुख्तलिफ तुरुक नक़द, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इस बुक से भी हम पढ़ेंगे। अल-लुग़ा वल अदब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवामिउल कलिम वल अम्सालुल अरबिया, ये इतना ख़ास नहीं है, इसके बाद कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अल-अदबुल इस्लामी है, तारीख़ व सक़ाफ़ा है, और लास्ट पे तारीख़ वल अदबिल अरबिया। ये रीढ़ की हड्डी है आपके किसी भी कंपटीशन में। आप अरबी लेक्चर के लिए कहीं भी चले जाएं, पीपीएससी में चले जाएं, एफपीएससी में चले जाएं, तो ये एक मतलब है कि रीढ़ की हड्डी है तारीख़ वल अदबिल अरबी। कहीं भी 16 स्केल है, 17 है, लेक्चर है, स्कूल टीचर है, 50% मार्जिन तारीख़ वल अदबिल अरबी का है। सारा अरबी अदब इसी तारीख में समाया हुआ है, 1500 साल तारीख है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तफसीली पढ़ेंगे, सारे अदवार के बारे में, मुख्तलिफ अदवार का आपको तकाबुल देंगे, मुआवजा करेंगे एक का दूसरे के साथ, एक अदब का दूसरे के साथ इंशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये बात थी सिलेबस के हवाले से, ठीक है। मैंने आपकी खिदमत में सारी चीज़ें अर्ज कर दी हैं। उसके बाद हम आपके साथ जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे थोड़ी, कि हम कोई भी टेस्ट होता है उसमें फेल होने की वजूहात क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुननी है। कि सबसे पहली वजह ये होती है कि जब तक हमारी डेट शीट अनाउंस नहीं हो जाती, हम कहते हैं कि सीटें अनाउंस नहीं हुई हैं, तो सीटें अनाउंस नहीं हुई तो हमने तैयारी नहीं करनी, सीटें अनाउंस होंगी ही तो हम तैयारी करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि मैं आपके साथ ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम ये लेके बैठे होते हैं कि सीटें अनाउंस होगी तो हम तैयारी करेंगे, तो ये कोई भी डिफाइन नहीं किया होता उन्होंने कि कितना आपको टाइम मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है, अभी इस तरह हुआ भी है लेक्चर इस्लामियात की दफ़ा, कि ये अभी सुकून से बैठे हुए थे कि जिस तरह पहले अरबी का पेपर हुआ है 4-5 माह बाद सीटें अनाउंस होने के बाद, तो हमारा भी शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से 1-1.5 माह के अंदर टेस्ट की डेट भी आ गई। तो ये आप इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अरबी की सीटें अनाउंस नहीं हुई, लेकिन विद इन 1 मंथ अनाउंस होने वाली हैं। तो उसके बाद आपको कोई पता नहीं है, कि हो सकता है 10 से 15 दिन बाद ही आपका टेस्ट रख दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है, ये आप पर लाजमी करें कि इस चीज़ में ना पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कहते हैं लो जी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसको पढ़ लें। हम इतना तकल्लुफ़ ही नहीं करते कि हम ये देख लें कि हम पीपीएससी में जा रहे हैं या एफपीएससी में जा रहे हैं, तो उन्होंने सिलेबस दिया क्या है, ठीक है ना, इसको। तो इसलिए हम हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। तो लेकिन कंपटीशन में स्मार्ट वर्क काम आता है कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 नंबर कटते हैं आपके हर गलत क्वेश्चन के, यानी कि आपने 4 गलत टिक लगा दिए तो आपका सही में से 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं, मतलब तुक्का लगाना चाहिए, तो इससे भी परहेज करना चाहिए। ये भी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। बाकी ये चौथी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इररेलेवेंट बातें, हम कहते हैं अरबी का टेस्ट देना है, इस्लामियत का देना है, कोई भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इररेलेवेंट, चाहे अरबी ही की आप किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये पहले डिफाइन कर लें कि इसका कितने परसेंट हिस्सा आपके एग्जाम में शामिल है, उतने परसेंट उसको इम्पोर्टेंस दें, उतने परसेंट उसको टाइम दें। माज अपने दिल को तस्कीन, मतलब तसल्ली ना देते रहे कि मैंने बड़ा पढ़ लिया। हार्ड वर्क आपका काम नहीं आता जितना आपका स्मार्ट वर्क काम आता है। ये अब डिफरेंस समझे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद है जी टेस्ट आपने पास आप कैसे कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि पीपीएससी कोई इतनी बला नहीं है, जितने लोग क्लियर करते हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंसान होते हैं, ठीक है। उनके पास 2 दिमाग नहीं होते, हमारी तरह एक ही दिमाग होता है, लेकिन क्या है, मेहनत जरूरी है और उसके साथ साथ इस्तिकलाल, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी।
ठीक है। मैराथन रेस है, मैराथन रेस होती है जो 4-5 किलोमीटर 4-5 मील की होती है, यानी कि आपने रुकना भी नहीं है और ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ना। ठीक है, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस्तिकलाल इस्तिकामत के साथ चलते रहना है, अपनी तैयारी में अपनी स्ट्रगल में गैप नहीं आने देना। ठीक है, आपने चाहे डेली का 1 पेज भी पढ़ना है, 10 मिनट भी देने हैं, वो देने डेली हैं। आपने कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है, ये कामयाबी का राज होता है। क्योंकि मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर कर देता हूँ कि जब हम मैट्रिक इंटर एफए बीए जो भी है कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, उसमें कंपटीशन नहीं होता, उसमें हमने डिग्री लेनी होती है, एग्जाम पास करना होता है, क्लास पास करनी होती है। 100 में से 40 नंबर आ गए, हम बीए में पास हो गए, 100 में से 40 नंबर आ गए, हमने एमए कर लिया। लेकिन जब आप पीपीएससी या एफपीएससी में या कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेने, यहाँ पे आपने कॉम्पीट करना है। ठीक है ना, आपने लड़के सीट लेनी है, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उतनी सीटें नहीं है कि जो भी पास हो गया उसको सीट मिल जाएगी, बल्कि सीटें 10 है, बंदा 10,000 आया हुआ है, तो इसका मतलब आपने कम्पीट करना है। ठीक है, तो कम्पीट आपने कैसे करना है, कम्पीट आपने इस्तिकामत से, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क को आपने अपना फोकस बनाना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। इस्तिकामत ये बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं आनी चाहिए, आपकी तैयारी में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बात कर ली। अब आते हैं जी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का आप प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक कम से कम वो चीजें। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, इंग्लिश आपको ग्रामर, आपके टेंसेस, ये चीजें सबको आनी चाहिए। ठीक है, ये जो अब हम एजुकेटर्स की तैयारी करवाने जा रहे हैं, जो हमारे अरबी के कोर्स पर रजिस्टर्ड है, उनको भी ये सारी क्लासेस अवेल करने का मौका मिलेगा। बाकी जो हमारे एजुकेटर्स वाले हैं उनके के लिए तो वो खास है, तो उसमें ये चीजें हम कवर करवाएंगे। लेकिन अरबी वाले ये हरगिज ना समझे कि वो इनके लिए नहीं है या इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें हमने ये सारी चीजें कवर करवानी है। पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि हम इंशाल्लाह कल ये डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी का और पीपीएससी का पेपर पैटर्न क्या है। तो 20 या 30% जो है वो यही जनरल चीजें आती हैं, जिसमें मुताला पाकिस्तान, करंट अफेयर्स, ठीक है, और ये जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी। उसके बाद मतलब है कि ये बात मैंने आपके साथ पहले कर दी कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे सिचुएशन और होती है कि सिचुएशन इस तरह से होती है कि बंदा कहता है कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया तो मेरे तो अभी ठीक ही थोड़े से हुए हैं, तो चाहे मुझे नहीं आते लेकिन तुक्के लगाने चाहिए, वो भी बजा है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो बिल्कुल नहीं आते उस पर तुक्के लगाने से परहेज करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे आपका मेरिट बहुत नीचे चला जाता है। लास्ट पे यही है कि ये मैंने बातें आपसे शेयर कर दी कि दिन ब दिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फील्ड में आ रहे हैं। आप देखते हैं पीपीएससी जो भी ऐड देता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पीपीएससी की वेबसाइट विजिट किया करें, आपको पता चलेगा कि पीपीएससी में क्या हो रहा है कि एक सीट है तो कम से कम भी उस पर 1000 बंदा आके बैठा हुआ है। अब जिसने वो सीट लेनी है उसने 1/1000, एक बंदे ने 1000 लोगों को कम्पीट करना है, 1990 मतलब है कि 999 लोगों को कम्पीट करके उसने आगे निकलना है। ठीक है, तो ये है कि मतलब है कि आपने अगर पासिंग मार्क्स, पीपीएससी कह रहा है कि जिसके 40 मार्क्स होंगे वो टेस्ट में पास है, तो क्या जो भी 40 नंबर ले रहा है पीपीएससी उसको पास तो डिक्लेयर कर रहा है, तो क्या उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है? नहीं बुला रहा, जो मेरिट पे आएगा उसको बुलाएगा। तो ये मैं आपके साथ सारी बातें खोल के बयान कर रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे आप किसी जॉब के लिए जाएं, किसी वैकेंसी के लिए जाएं, कंपटीशन बहुत है। तो आपने कॉम्पीट करना है, आपने पासिंग मार्क्स वाला ज़हन नहीं रखना। चांसेस हम कहते हैं लो जी इस दफ़ा पेपर नहीं देते, चांस बचे। अरे भाई चांस बचा के हमने कब्र में लेके जाना है। चांस किस लिए है? चांस अप्लाई करने के लिए है। ठीक है, तो अब चांस बचा के क्या करेंगे? तैयारी करो और आगे जाओ। ठीक है, तो ये है चीज़। तो अपने दिल में ये बात ठान लें कि मैंने अरेबिक लेक्चर के लिए जाना है, तो ये मैंने लेक्चर बनना है, तो आपको लेक्चर बनने से कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सके। ठीक है,
ये मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी। हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन होगी इस हवाले से, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये लेक्चर जो है ये आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये हमारा ये जो ओरिएंटेशन क्लास है ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो वो भी लिंक आपके साथ शेयर किया कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ये हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हमने सबके साथ शेयर की है। कल से जो हमारी अरबी की बाकायदा क्लास होगी, जो हम सिलेबस शुरू करेंगे, वो जस्ट उन लोगों के लिए ही होगी जो हमारे साथ अरबी के कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। तो अगर तो आप भी हमारे साथ इस कोर्स में आगे चलना चाहते हैं, तो आपको भी उनके साथ शामिल होना होगा। कल हमारा जो जनरल ग्रुप है इंफॉर्मेशन वाला, उसमें हम लिंक शेयर नहीं करेंगे। कल से हमारी क्लास गूगल मीट पे होगी, तो ये वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगी कि जो हमारे साथ अरबी के कोर्स में शामिल हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी ये लिंक भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो हमें पर्सनल इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। हमारी 9 नवंबर को एजुकेटर्स की क्लास होगी, वो भी हम फ्री रखेंगे सारे लोगों के लिए। पहली क्लास वो भी हम सबके लिए फ्री रखेंगे, जिसमें हम एजुकेटर का सिलेबस वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। बाकी सारी टिप्स, अपना प्लान कि हम तैयारी किस तरह करेंगे, किस तरह आपको पढ़ाएंगे, तो वो भी 9 नवंबर को आप ले सकेंगे। लेकिन अरबी की और कोई फ्री क्लास नहीं होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।